हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का नोटबुक आईएएस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली बेसिस पे करते हैं और आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे इस नोटबुक आईएएस चैनल को। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी देश दुनिया की जो भी खबरें होती हैं डेली करंट अफेयर्स के हिसाब से, जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो हम उनको डेली बेसिस पे यहाँ पे देखते हैं। उसी की एक श्रृंखला के रूप में हम ये अगली कड़ी शुरू कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में। वो न्यूज़ है, हाँ, पहले हम एक शुरू कर लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप थोड़ा सा जब तक हमारी ये क्लासेस चलती रहेंगी तब तक आप थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारे भारतीय नदी रिवर सिस्टम पे है, जो नदी प्रणाली है हमारी उसके ऊपर है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम, जो हमारी सिंधु नदी प्रणाली है उसके रेफरेंस में जो अदर 3 नदियां हैं वो किस नदी में जाकर के मिलती हैं, जो बाद में एक सेकेंड इंडस ऑफ द फॉलोइंग फॉर rivers, 3 of them pour into one of which joins the Indus directly। ये कह रहे हैं कि 4 जो अदर इंडस रिवर सिस्टम की नदियां हैं, सिंधु नदी प्रणाली की नदियां हैं, उनमें से 3 जो है कौन सी ऐसी नदी में मिलती है जो जा करके डायरेक्टली आपके सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है, तो उसके ऑप्शन है चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज। जैसे आप जानते होंगे कि ये सतलुज, ब्यास, चेनाब, झेलम, रावी, इन 5 नदियों का जो है एक समूह है। तो इसमें क्वेश्चन यही है कि कौन सी 3 नदियां हैं जो एक जो है नदी सिस्टम में जाके मिलती हैं, जो डायरेक्टली जाकर के मिलती है आपकी किसमें, सिंधु नदी में। इसके आगे बढ़ते हैं, अब हम न्यूज़ देखते हैं। इसका आंसर हम आपको लास्ट में देंगे मैप के साथ में। तो अभी के लिए हम देखते हैं, ये हमारे जो है, हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा जो हमारे न्यूज़पेपर, जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं, उनका जो आर्टिकल्स आता है उसको भी थोड़ा सा हम हिंदी में बेटर तरीके से आपको डिलीवर कर पाए, जिससे आपकी भी नॉलेज बेस को बढ़ाया जा सके और आपके एग्ज़ाम में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी की कड़ी में हम देख रहे हैं कि ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ निकली हुई है, जिसमें एक हेनले पासपोर्ट निकलता है। उसमें बताया गया है कि दुनिया के कौन से सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स हैं। ठीक है, पावरफुल पासपोर्ट क्या है? जो सबसे ज़्यादा मजबूत पासपोर्ट है। ये हेनले एक जो है फर्म है जो लंदन बेस्ड है, वहाँ की जो फर्म निकालती है ये हेनले रिपोर्ट, जो काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय होती है पासपोर्ट्स के मामले में। इसके हिसाब से कौन से सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट्स हैं, तो इसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे पावरफुल का क्या मतलब है। जब तक हम इस टर्म को नहीं समझेंगे तो हमें आगे की चीज़ें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो पावरफुल का मतलब है सबसे ज़्यादा मजबूत। मजबूत किस सेंस में कि अगर आपके पास उस किसी एक देश का, मतलब कोई भी एक देश है जहाँ का पासपोर्ट है आपके पास, तो आप उस पासपोर्ट के साथ में किसी और अदर कंट्री में बिना वीज़ा के मतलब जा सकते हैं। तो कितनी कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं? जैसे आप को अगर कहीं विदेश यात्रा करनी है, सबका मन होता है फॉरेन ट्रैवल का, तो उसके हिसाब से ये पासपोर्ट की जानकारी आपके लिए, जिनको ज़्यादा शौक है फॉरेन घूमने का, उनके लिए जो पासपोर्ट की जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो क्या है कि जब आप किसी एक कंट्री, आपकी जो खुद की कंट्री होती है, वो क्या करती है, वो आपको प्रोवाइड करवाती है पासपोर्ट। जो पासपोर्ट होता है, आपकी खुद की कंट्री जो है आपको प्रोवाइड करवाती है पासपोर्ट। और आप जिस कंट्री में जा रहे होते हैं, या आपकी कंट्री, आप जिस कंट्री में जा रहे होते हैं, फिर वहाँ के लिए क्या करना होता है। अब हमारी कंट्री तो कह दे कि हाँ ठीक है, जितने लोग हैं सारे के सारे लोग, चलो ठीक है, सारे के सारे पहुँच जाओ अमेरिका। तो ऐसा थोड़ी है कि हम कह दिया हमारी गवर्नमेंट ने और हमने सोच लिया कि हमें जाना है, तो फिर जो है वहाँ पर अमेरिका कहेगा कि हाँ हाँ तुमने बोल दिया तो अब सारे कोई आ जाओ। ऐसा भी तो नहीं है ना। अब वहाँ के भी तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो वहाँ पर हमें वो प्रोवाइड करवाते हैं वीज़ा, अगर हमें किसी अदर कंट्री में जाना है। तो यही चीज़ है, अगर आपके पास, मान लीजिए पावरफुल होने का मतलब ये है कि आपके पास किसी एक कंट्री का पासपोर्ट है, मान लो इंडिया का पासपोर्ट है आपके पास, तो आप इस पासपोर्ट से, इस बिना वीज़ा के आप कितनी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। इसी से हम ये डिसाइड करते हैं कि कितनी ज़्यादा पावरफुल है
किसी कंट्री का पासपोर्ट। इसमें क्या है, जो इंडिया है, इंडिया की रैंकिंग आ रही है 80th, 80वें नंबर पे है इंडिया इस टाइम पे, जो कि 62 कंट्रीज, 62 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर अगर हमारे पास इंडिया का पासपोर्ट है तो वहां पर हम फ्रीली जा सकते हैं, हमें वहां पे वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के मद्देनज़र अगर हम आगे की चीज़ों को देखें तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे कंट्रीज़ लाइक, जो कि आप वहाँ पे जो है लगभग दुनिया की मैक्सिमम कंट्रीज़ में जो है आप जा सकते हैं बिना जो है वीज़ा के। वो कौन सी हैं, एक सेकंड हम आपको स्लाइड में दिखा रहे हैं। खास करके वो सारी की सारी लगभग, ये देखिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन होल्ड द टॉप स्पॉट। मतलब पहले नंबर पे ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, सिंगापुर है और स्पेन है, जहाँ का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप दुनिया के 194 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? आप लोग थोड़ा सा चेक करके बताइएगा कि पूरी दुनिया में जो है कितनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है? और उसमें से भी 194 कंट्रीज़, 194 देशों में आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो पासपोर्ट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक? तो इस टर्म में ये जो है, ये नाम देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं काफ़ी, वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन, ठीक है? अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की चीज़ें। द इंडेक्स, और ये इंडेक्स, ये देखिए, ये इंडेक्स 199, 199 अलग अलग पासपोर्ट को इंक्लूड करता है, और जिसमें 227 अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो है डेस्टिनेशंस होती हैं ट्रैवल करने के लिए। 199 अलग अलग तरीके के पासपोर्ट इंक्लूड होता है, जिसमें जो है 227 जो है घूमने के लिए जगह होती हैं कि कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हैं उस पासपोर्ट के साथ में, ठीक? इसमें यही दिखाया गया है कि जो ऊपर की 10 की 10 हैं, लगभग जो टॉप 10 है वो सारी की सारी कहाँ की हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की, जो आपके पास है, जिसके साथ में आप 194 कंट्रीज़ में जा सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा आपका जो है हेनले पासपोर्ट। इसको कब से स्टार्ट किया गया था? ये 2006 से स्टार्ट किया गया था। इसको जो है, मतलब हेनले पासपोर्ट जो है, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट रखती है, तो इसकी जो है रैंकिंग को 2006 से स्टार्ट किया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा हमने जो हाईएस्ट लेवल की कंट्रीज़ को देख लिया, जैसे इसमें इंडिया को हमने देखा तो ये तो 80वें रैंक पे आती है, और ये जो है 62 कंट्रीज़ में लोग जा सकते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा बॉटम पे कौन सी कंट्रीज़ हैं? बॉटम पे कंट्रीज़ हैं आपका अफ़गानिस्तान हो गया, और अफ़गानिस्तान के साथ ही साथ ईरान भी हो गया, पाकिस्तान भी जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। हालांकि जब भी हम ऐसी कोई चीज़ों को देखते हैं तो अपने साथ साथ पाकिस्तान को ज़रूर देखना चाहते हैं, वो कौन से नंबर पर है। पाकिस्तान का नंबर है इसमें 34। सिर्फ 34 देशों में जो है जाया जा सकता है। अगर आपके पास जो है पाकिस्तान का पासपोर्ट है तो आप फ्रीली 34 देशों में जा सकते हैं, ठीक? ये एक और आर्टिकल है हम देख रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में अभी 2-3 दिन से चल रहा है लगातार, कि अफ्रीका जो है, न्यूज़ क्या है कि अफ्रीका जो इज़राइल है, जिसने हमास पे लगातार, हमास और फ़िलिस्तीन, अब तो सिर्फ हमास की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ पे 23,000 से 24,000 लोगों की हत्याएं की जा चुकी हैं, तो वहाँ पे हत्याएं ही गई है वो एक तरीके से अटैक करके। अगर इज़राइल उस पर अटैक कर रहा है तो उसको हम सिर्फ हमास का अटैक नहीं मान सकते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के जो है अफ्रीका पहुँच चुका है कहाँ पे, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, वहाँ पे इसने जाकर के अर्जी दाखिल करी है कि इजराइल को रोका जाए इस चीज़ से, ठीक? तो इसी को देख करके अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से, ये तो मान लीजिए न्यूज़ है ये, कि वहाँ के मिनिस्टर गए और वहाँ पे UN में उन्होंने जा कर के बोला कि ICJ के सामने कि जो है इसको रोका जाना चाहिए। ये जो है एक तरीके से जीनोसाइड कर रहा है, जीनोसाइड, ये इंग्लिश का एक शब्द है। ये देखिए, हम थोड़ी थोड़ी कुछ ऐसे वर्ड्स भी आते रहेंगे तो हम साथ में देखते रहेंगे, जिससे हमारी प्रिपरेशन थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत हो सके, क्योंकि
लगभग एग्ज़ाम में अगर यूपी पीसीएस का भी हो गया, किसी भी स्टेट पीसीएस का हो गया, तो थोड़े बहुत इंग्लिश के क्वेश्चंस तो वहाँ भी आ जाते हैं। और यूपीएससी के एग्ज़ाम में तो आप देखते ही होंगे कि हिंदी इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता ही होता है। बाकी अगर आप थोड़ा इन सब वोकेबुलरी से अवेयर रहेंगे, इनको जानते रहेंगे, तो ये आपके लाइफ में काम ही आएगी, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यहाँ पे हो गया जैसे जीनोसाइड, उसने बोला कि जो है इजराइल जीनोसाइड कर रहा है गाज़ा में। जीनोसाइड मतलब जनसंहार, नरसंहार कह सकते हैं आप इसको, ठीक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमें क्या न्यूज़ देखनी है यहाँ पे कि आईसीजे क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो आइए हम उसको एक बारी देख लेते हैं कि आईसीजे है क्या। आईसीजे को स्थापित किया गया था 1945 में, ठीक। 1945 में इसको, ये यूएन की जो 6 प्रमुख जो है अंग है, यूएन के 6 प्रमुख अंग है, जैसे उसकी जनरल असेंबली हो गई, सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, तो उन्हीं के साथ में ये भी एक इसका सबसे प्रमुख जो है आईसीजे भी एक अंग है। आपको बताना है कि इसके बाकी जो यूएन के और जो 5 अंग हैं वो कौन कौन से हैं, ये आप जो है देख करके आइएगा। इसकी स्थापना हुई 1945 में, और इसने काम करना कब से स्टार्ट किया, 1946 से, 1946 से, ठीक है। एक सेकेंड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। जैसे उसके अदर जो है जो उसके अदर अंग है उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे, और ये आपको एक जो है थोड़ा सा याद करने की चीज़ हो सकती है, जो आपको जो है कभी इल्यूजन में डाल सकती है, भ्रमित कर सकती है जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। वो क्या है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, हेग में, नीदरलैंड में। आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड में। बाकी इसके जो 5 के 5 जो है और जो प्रमुख अंग है, जिसको मैंने बोला है कि आप चेक करके आएंगे कौन से हैं, उनके जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क में, ठीक, यूएसए न्यूयॉर्क। तो हमें इस चीज़ का कन्फ्यूजन हो सकता है कि इनका हेडक्वार्टर जो है 5 का 5 यहाँ पे है और इसका सिर्फ एक का अलग है, तो हम इस चीज़ को कंफ्यूज कर सकते हैं कि हम सबको एक साथ में समेट करके देखना शुरू कर दें, ठीक है। और इसके जो है करंट प्रेसिडेंट कौन है, ये भी देख लीजिए, रॉनी अब्राहम इसके करंट प्रेसिडेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब इसके हम थोड़ा सा कंपोजिशन को देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे इसमें आईसीजे में क्या है, 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं जो 9 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, 9 साल के लिए। और उसमें क्या होता है कि 1/3, एक तिहाई जजेस जो है 3-3 साल पे निकलते रहते हैं, ठीक है। और इसका जो है इलेक्शन कैसे होता है, इसका इलेक्शन होता है जो उसकी महासभा है, यूनाइटेड नेशंस की महासभा जो है, और उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो मिलकर के ये जो जजेस होते हैं 15 के 15, उनका जो है उनको इलेक्ट करते हैं। और उसके भी उन्होंने कुछ अपने अलग अलग क्राइटेरियाज रख रखे हैं जिनके बेस पे वो इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो अलग अलग इसमें वोटिंग के माध्यम से अलग अलग कंट्रीज के लोगों को इसमें इलेक्ट करते हैं, ठीक। जैसे इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया कि क्या क्या होता है। इसकी लैंग्वेज क्या है, आईसीजे की कोर्ट की जो है, जो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश एंड फ्रेंच। वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपकी इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है। इसमें जो 15 जजेस होते हैं उनमें से कहाँ से कौन कौन से जो है कॉन्टिनेंट से किस किस को जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है, वो यहाँ पे दिया गया है कि जैसे 3 लोग हो गए अफ्रीका से, 3 जज हो गए, 2 हो गए लैटिन अमेरिका से और कैरिबियन से। मतलब ये जो है इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं कि ऐसा हो कि जहाँ से पूरी दुनिया के जजेस को उनमें शामिल कर लिया जाए, जिससे कि अगर कोई भी जस्टिस हो, किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का जस्टिस हो, तो वो प्रॉपर तरीके से हो पाए और इस पर जो कोई ब्लेम ना लगा पाए। जैसे कहीं पे भी कोई डिस्प्यूट अगर होता है इंडिया में, मान लो कहीं पे कि किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ में डिस्प्यूट होता है, तो वो कहाँ पे जाते हैं, वो सीधे पहुँचते हैं हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर के साथ में उनके जो है डिस्प्यूट को सुलझाता है, उनके विवादों को सुलझाता है। तो उसी तरीके से दुनिया में अलग अलग जो देश हैं उनके बीच में आपस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो यहाँ पे सुलझाने के लिए जाते हैं, वो आईसीजे में जाते हैं,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसके जो ऑर्डर्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं कंट्रीज पे। लेकिन अगर ये कोई एडवाइस करता है, कोई एडवाइजरी जारी करता है, तो वो किसी कंट्री पे बाइंडिंग नहीं होता है। हालांकि अभी ही जो है कुछ ऐसे आर्टिकल निकल रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ कर नहीं पा रहा है। हालांकि उसके जो ऑर्डर्स है वो बाइंडिंग तो है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जो उसने डिसीजन दिया है, जो उसने निर्णय दिया है, उसको लागू करवा सके। ठीक है, तो ये बातें हुई आईसीजे के बारे में। जैसे हमने बताया 3 जो है अफ्रीका से हैं, 2 लैटिन अमेरिका से हैं और कैरेबियन से, 3 जो है एशिया से आते हैं। 3 जजेस को, एशिया से कितने जजेस को लिया जाता है? 3 जजेस को। हम एशिया से हैं तो हमें ये थोड़ा सा याद करने की बात हो सकती है हमारे लिए। 5 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स, 5 जो है पश्चिमी यूरोप से और अन्य राज्यों से लिए जाते हैं। ठीक है, 5 जजेस को, और 2 जो है पूर्वी यूरोप से लिए जाते हैं। ठीक, तो ये सारे जजेस का कॉम्पोजिशन हो गया। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे इंडिया से आप सोचे कि इंडिया से भी यहाँ पे आईसीजे पे काफ़ी ज़्यादा जजेस जो है अपॉइंट किए गए हैं। तो उनमें से कौन कौन से हैं? अभी जो थे पहले काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए रहे थे, एक जो है जो वहाँ पे जस्टिस थे हमारे, उनका नाम क्या था? जस्टिस दलवीर भंडारी। ये जो है मेंबर रहे थे कोर्ट के 27 अप्रैल 2012 से है। ठीक है, जस्टिस दलवीर भंडारी। इसके पहले जो लोग थे वो उनका नाम क्या था? रघुनंदन स्वरूप पाठक। 1989 से 1991, 1989 से 1991 तक रहे थे हमारे रघुनंदन स्वरूप पाठक। नागेंद्र सिंह 1973 से 1988 तक रहे थे। सर बेनेगल राव ये रहे थे 1952 से 1953। ठीक है, तो अभी के लिए ये जस्टिस दलवीर भंडारी वहाँ पे मेंबर थे 2012 से। ठीक है, क्योंकि ये 9 साल तक चलता है, तो काफ़ी, अगर एक जज जो है अपॉइंट हो जाता है तो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक वहाँ पर जो है जज रहता है, ये जाहिर सी बात है। जैसे मैंने इसको आपको बता ही दिया कि इसका जुरिस्डिक्शन क्या है और इसका जो है फंक्शन क्या है। इसका जुरिस्डिक्शन वही है कि कोई भी अदर जो है अलग अलग कंट्रीज आपस में उनका कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सुलझाता है, और ये अगर जो है कोई इसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। हालांकि इजराइल और हमास को देखते हुए अभी लोगों को इस बात पे शक हो रहा है कि बाइंडिंग है भी कि नहीं है। अगला आर्टिकल हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक न्यूज़ आई है द हिंदू में। आपने अगर देखा होगा कहीं से भी न्यूज़, तो द हिंदू में भी काफ़ी टाइम से चल रही है। इसमें क्या है कि जो हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट थी, उसने जो है एक कमिटी अपॉइंट की थी। कमिटी किस बात पे अपॉइंट की थी? कि जो जीएम मस्टर्ड थी, जीएम मस्टर्ड को लेकर के काफ़ी शंकाएं जाहिर की जा रही थी। जो जीन संवर्धित जो है सरसों थी हमारी, जीन संवर्धित सरसों, इसके पहले आपने सुना होगा कभी कि बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल, मतलब बैंगन का और कॉटन का। तो उसी के आगे जो है ये एक जो है जीएम मस्टर्ड भी आया हुआ है, जो अभी जो है इम्प्लीमेंट होने के रास्ते पे। इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया था ये चेक करने के लिए कि जो ये जीएम मस्टर्ड है इसके जो प्रभाव हैं क्या वो सही हैं, खराब हैं, वो क्या नुकसान कर सकता है या अच्छा है, क्या है, ये सारी चीज़ों के लिए किया था। तो इसी चीज़ को देखते हुए फिर कोर्ट ने कहा कि सरकार ने क्या, जो हमने जो है ये अपॉइंट किया था, इसके जो है अप्रेजल्स को सरकार ने रीड किया कि नहीं किया। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जीएम मस्टर्ड, ना कि ये सारी चीज़ें। ये भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बस हम एक न्यूज़ के लिए देख सकते हैं। जैसे एक होती है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये क्या करती है? अगर हमारे यहाँ पे कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, कोई भी टेक्नोलॉजी जो मतलब खाद्य पदार्थों से रिलेटेड होती है, उन सारी चीज़ों की जीन एडिटिंग होती है, तो उनमें क्या है, ये अप्रूव करती है ये कि ये अप्रूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, उन सब चीज़ों को देख करके ये उसको जो है अप्रूवल देती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है, जो जीन संवर्धित जो है फसलें होती हैं, उनकी मतलब वो होती क्या है? ठीक है, जैसे 2 चीज़ होती है, एक हाइब्रिड होती है, आपने सुना होगा हाइब्रिड, कि हाँ ये हाइब्रिड फसल है, ये हाइब्रिड जो है बीज है। और एक होता है जीन संवर्धित, जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हाइब्रिड होता है, मान लीजिए वो जैसे 2 पौधे हैं, यहाँ पे एक पौधा है,
एक दूसरा पौधा है, इनका क्या हुआ, इनका आपस में हाइब्रिड करवा दिया, इनको जो है आपस में मिला करके फिर हम एक नई फसल जब तैयार करते हैं तो वो क्या कहलाती है, हाइब्रिड। जब हम इन्हीं दोनों पौधों के जीन में जो है परिवर्तन करते हैं, यहाँ से कोई जीन को हटाया या कट किया, यहाँ से लिया, फिर यहाँ पे कोई जीन को हटाया या यहाँ पे डाला, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीन संवर्धित जो है फसल कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे एक होती है हमारी GEAC कमेटी जो इन सारी चीज़ों का अप्रूवल देती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब ये हमारा जो GM मस्टर्ड है, ये है क्या, GM मस्टर्ड मतलब कि जीन संवर्धित सरसों, इसका नाम क्या है, DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, इसका नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11, इसको हम DMH11 बोलते हैं, ठीक है। इसको क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है, जिससे जब हम कोई जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं किसी भी फसल को या किसी भी क्रॉप को, तो उसलिए हम करते हैं कि उसमें जो है या तो उसकी जो है उत्पादकता को बढ़ाने के लिए करते हैं कि जैसे उसका पहले जितना भी उसमें उत्पादक क्षमता है वो बढ़ जाए उसके बाद में, या फिर जैसे कि उसमें खरपतवार को रेजिस्ट करने की क्षमता विकसित हो जाए, या जो पेस्टिसाइड्स हैं जो या कीट आते हैं, कीट पतंगे जो मतलब फसलों को ख़राब करते हैं, उनको लेकर के उसमें जो है कोई चेंजेस करने की हम कोशिश करते हैं जिससे वो हमारी फसलें सुरक्षित रहें। तो क्या होता है, ये हमारा उद्देश्य होता है। हमारे यहाँ DMH11 में कैसे मतलब कि कैसे DMH11 को तैयार किया गया, इसमें कैसे किया गया कि हमारी एक खुद की जो सरसों की वैरायटी थी, उसका क्या नाम था, वरुणा, एक वरुणा को लिया हमने, और दूसरा एक जो है ईस्टर्न यूरोपियन जो है वैरायटी थी, अर्ली हीरा 2, ठीक है। ये दोनों जो है, इन दोनों को मिला के, इन दोनों के जीन को मिला करके हमने जो है अपनी जो है मस्टर्ड को तैयार किया हुआ है। हमारी जो मस्टर्ड थी क्या है, वो वरुणा, दूसरी क्या है, वो अर्ली हीरा। इसको कैसे तैयार किया गया, अगर मैं नॉर्मली आपको थोड़ा सा इसकी वो बताना चाहूँ कि कैसे मतलब कैसे होता है ये, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये है आपका वरुणा, ये है आपका वरुणा, ये है आपकी इंडिया की, मतलब कि ये जो है आपका हीरा है, ठीक है, ये हीरा है, ये आपकी वरुणा है, ये इंडिया वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसमें एक को हम कहते हैं परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर क्या होता है, परफेक्ट फ्लावर मतलब कि जैसे पूर्ण फूल, जो अपने आप में ही पूर्ण हो। अपने आप में पूर्ण होने का क्या मतलब है कि उसमें, उस फूल में मतलब कि मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटी है, उसको बाहर से किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है, आगे चीज़ों को बढ़ाने के लिए उसको बाहर से किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसमें खुद में ही दोनों चीज़ें शामिल हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारी वरुणा थी, ये मान लो इसमें मेल और फीमेल जीन था, मेल और फीमेल जीन था, तो यहाँ से हमने क्या किया कि इसके जो है मेल जीन को हटा दिया, किसका यूज़ करके, इनमें से जो है जो जीन को, इनमें से एक जीन को बर्नासी जीन को यूज़ करके हमने इसमें से मेल जीन को हटा दिया, और जो ये बाहर की हीरा जीन थी, इसके क्या हुआ, हमने बंस्तार जीन को यूज़ करके यहाँ के मेल जीन को यहाँ पे बनाए रखा, ठीक है। फिर इसका आपस में हमने क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई तो क्या हुआ कि अब इसमें क्या हुआ, दोनों का जो है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों मिली हमें, वो क्या है, DMH11। इससे क्या हुआ कि हमारी जो वैरायटी थी सरसों की, उसकी उत्पादकता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, लगभग आप कह सकते हैं कि 20 से 25% की वृद्धि हो गई जब ये DMH11 को जब से हमने जो है बनाया हुआ है। अब यहाँ पे वही चीज़ है, जैसे ये देखिए कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये इसकी ज़रूरत क्यों है, मस्टर्ड इज नेसेसरी। जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो है हमारे इंडिया में वैसे भी तेल को लगभग काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हम बाहर से, हमारे यहाँ पे खाद्य जो तेल है उसके उत्पादन की मैक्सिमम स्तर पे ज़रूरत थी। हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली, अब आप देख ही रहे होंगे कि हम दुनिया के पहले नंबर की पॉपुलेशन हो गए, तो उसके हिसाब से हमें ऑयल की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसको देखते हुए इन सारी चीज़ों को किया जा रहा था, और इसके साथ में हमारे पास कुछ और भी ऑयल सीड्स है, जैसे सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, जो सूरजमुखी का तेल होता है, या मूंगफली का तेल हो गया, तो ये सारी भी चीज़ें हैं हमारे पास में। लेकिन इसके साथ में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रोल प्ले कौन करता है, ये हमारी सरसों करती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने इसमें जो है कुछ चेंजेस करने की कोशिश करी, और इसको लेकर के अभी कुछ लोगों में शंकाएं जाहिर की जा रही हैं, जिसलिए इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है, ठीक।
सॉरी, जैसे इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये शायद से 2019 का क्वेश्चन होगा या ये 2012 का, देख लीजिएगा, यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया मैंने, वो सॉरी उसके लिए, कि ये बोलगार्ड 1, हाँ, ये बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 मतलब टेक्नोलॉजी, ये तकनीकी किस चीज़ से संबंधित है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या था, कॉइनल प्रोपेगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ये क्रॉप प्लांट के कॉइनल प्रोपेगेशन से है। डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जो जीन तकनीक से जो है संवर्धित क्रॉप है उनको जो है डेवलप करना, ये रिलेटेड। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, जो बायो फर्टिलाइजर्स है, जो बायो खाद्य हैं, जैसे कि गोबर वगैरह से लोग बनाते हैं और पत्तियों वगैरह ये सारी चीज़ों से बनाते हैं, वो चीज़ें हो गई। और जो है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट के ग्रोथ के जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो था, आप वो उस टाइम पे ये भी काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ था, ये बीटी कॉटन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या था, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, बीटी कॉटन में इसका यूज़ किया गया था। तो ये क्वेश्चन में था, न्यूज़ में था, उस टाइम पे आया हुआ था। तो इसी के मद्देनज़र हम ये चीज़ देख रहे हैं कि DMH-11 भी न्यूज़ में है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। ये एक अगली न्यूज़ है, ये हम देखते हैं कि जो रशिया है वो अपने जो उसकी ऑयल की प्राइसेस हैं उनको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश में है, और जो वहाँ पे ओपेक कंट्रीज़ हैं जो मैक्सिमम दुनिया के जो है तेल का एक्सपोर्ट करती हैं, वो भी जो है अपने प्राइसेस को बढ़ाने की बात कर रही हैं। तो इसको देखते हुए इंडिया को थोड़ी सी इस चीज़ की दिक्कत हो गई है कि जाहिर सी बात है, अगर वो अब ज़्यादा रेट में तेल को लेकर के आएगा, ज़्यादा पैसे में पर बैरल तेल को लेकर के आएगा। हाँ, आपको ये बताना है कि एक बैरल में कितने लीटर जो है ऑयल आता है, ठीक है, ये आपका टास्क है। तो इसको देखते हुए इंडिया ने फिर रशिया को इस बात के लिए भी बोल दिया है कि हाँ भाई, ऐसा मत सोचो कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप ही एक ऑप्शन हो, जैसा आपका मन करेगा आप मुझे उस रेट पे जो है ऑयल प्रोवाइड करवाओगे और हम लेते रहेंगे। आजकल ऐसा लग रहा है कि रशिया थोड़ा सा जो है मतलब चाइना ओरिएंटेड हो रहा है, प्रो चाइना हो रहा है, क्योंकि हम हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री। अब रशिया अगर कुछ भी करे, 2 साल से यूक्रेन पे वहाँ पे लड़ाई कर रहा है, आक्रमण कर रहा है वहाँ पे, तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और वो एक जो है साम्यवादी कंट्रीज हैं, समाजवादी कंट्रीज। तो आप ये कह सकते हैं कि हम एकदम से हर चीज़, उनके हर एक चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी जब हमारा G20 भी हुआ था, वहाँ पे भी एक जो है उन्होंने हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अपना स्टेटमेंट निकाला था, जिसमें बहुत ही साइलेंटली उन्होंने चीज़ों को बोला भी था, और जिससे कि रशिया को बुरा भी ना लगे। उन्होंने सारी कोशिश तो की थी, लेकिन बट फिर भी जो है रशिया अब थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के कि हाँ, इंडिया खुले तौर पे एकदम से उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो पाता है। हालांकि रशिया इंडिया का बहुत ज़्यादा टाइम से जो है उसका दोस्त रहा है हर चीज़ में। तो ये बात है, इंडिया क्योंकि अपना मैक्सिमम काफ़ी जो है परसेंटेज में ऑयल इम्पोर्ट करता है रशिया से, ओपेक कंट्रीज से भी करता है, तो ये सारी की सारी जो है सोच रही हैं कि अपने जो है ऑयल के प्राइसेस को बढ़ाया जाए। तो इसी को देखते हुए ये एक आर्टिकल था, ये बहुत ज़्यादा अभी इसमें भी अभी और आगे बातें होती रहेंगी, तो हम इस आर्टिकल को आगे भी देखते रहेंगे। जैसे आपने न्यूज़ देखी रही होगी, जब कोविड के आसपास कब की न्यूज़ थी वो, कि जब ओपेक कंट्रीज़ ने अदर कंट्रीज़ को जो है वो करने के लिए, उनको अपोज करने के लिए एकदम से अपने जो है USA वगैरह को जो है रोकने के लिए अपनी प्राइसेस को तेल की एकदम से ही डाउन कर दिया था। मार्केट में खूब न्यूज़ चल रही थी, कहाँ जो है 90, 100 या 110 के आसपास जो है डॉलर में जो है बैरल मिल रहा था पर बैरल ऑयल, और कहाँ पे अचानक से 80 कर दिया था, 70 कर दिया था। तो ये ज़्यादा काफ़ी न्यूज़ में था, और उस टाइम पे हम सोच रहे थे कि हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे कहा था कि नहीं, हम इस चीज़ का फ़ायदा आपको नहीं दे सकते क्योंकि हम खुद ही घाटे में चल रहे हैं। तो हम इसको जो है इसी के बहाने अपने जो है डेफिसिट को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है कि इंडिया अपने 80% जो हमारा ऑयल का यूज़ होता है, क्रूड ऑयल को, वो जो है बाहर से मंगवाता है। हम क्या करते हैं, हम क्रूड ऑयल को, जो कच्चा तेल होता है, उस कच्चे तेल को बाहर से ढेर सारी मात्रा में मंगवा लेते हैं और हम अपने यहाँ पे ला करके उसको रिफाइन करते हैं, और ये काम हम बहुत ही बड़े लेवल पे करते हैं। तो क्रूड ऑयल को ला करके रिफाइन करने के मामले में इंडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का काम करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को लेकर के फेमस है इंडिया। और हम अपने जो है यूज़ का भी मैक्सिमम मंगवाते रहते हैं। 80% ऑयल जो है हम इंपोर्ट ही करते हैं बाहर के देशों से,
ठीक। हाँ, तो ये रहा आज का हमारा जो है, जो आर्टिकल थे कुछ कुछ मैंने उसमें से डिस्कस कर दिया आपको, जो काफ़ी मेन आर्टिकल थे, जो हमने DMH 11 को देखा, ICJ को देखा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को देखा, और जो है हेनले रिपोर्ट जो आती है उसको हमने देखा। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा, देखते रहिए। और ये अभी तक हमने जितनी न्यूज़ जो है यहाँ पे डिस्कस करी, जितने भी न्यूज़, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, तो आप वनडे एग्ज़ाम के लिए आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ अपने वन लाइनर जो है फैक्चुअल चीज़ों को आप देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं। हेनले रिपोर्ट में जो है इंडिया कौन सी रैंक पे आता है, पाकिस्तान, या छोटी मोटी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बाकी अदर जो है जो स्टूडेंट्स हैं उसके थोड़ा प्रोस एंड कॉन्स को भी देख सकते हैं। तो इसी की कड़ी में आगे चलते हुए जो हमने पहले आपको क्वेश्चन पूछा था इंडियन रिवर सिस्टम का, उसमें था कि कौन सी 3 नदियां हैं जो एक नदी में जाकर के मिलती हैं, जो कि डायरेक्ट जाकर के गिरती है हमारी जो है प्रमुख नदी है, प्रमुख सहायक नदी है हमारे सिंधु नदी प्रणाली की, प्रमुख सहायक नदी सिंधु नदी प्रणाली की। उसमें से कौन सी थी? उसमें आपका ऑप्शन था चेनाब, रावी, सतलुज। तो उसमें आंसर क्या है? चेनाब। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे, तो उसमें आंसर क्या है? चेनाब आपका। चेनाब कहाँ गया आपका? ये रहा चेनाब। जैसे आप इस जो है इंडिया के, ये है चेनाब, आप इसको ध्यान से देखिए, इससे आपको याद भी हो जाएगा। ये है सतलुज आपका सबसे इधर, फिर आपका ये ब्यास हो गया, फिर आपकी ये रावी होगी, फिर आपका ये चेनाब हो गया, ये आपका झेलम हो गया, फिर यहाँ पे आपका इंडस हो गया। ठीक है, तो ये ब्यास तो आके सतलुज में मिल गई, ये सतलुज जाकर के आपको चेनाब में मिल रही है। जो हम मेन रिवर मानते हैं वो हम चेनाब को मानते हैं। ये हमें इस चीज़ का कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कि इन सारी रिवर्स में जो ये 5 ही 5 यहाँ पे हैं, इनमें हम मेन कौन सा मानते हैं? इनमें हम मेन मानते हैं चेनाब को, जो इनकी मेन नदी है। यहाँ से जो है ये सतलुज आके यहाँ पे मिल रही है, रावी यहाँ पे मिल रही है, झेलम यहाँ पे मिल रही है, और ये चेनाब जाकर के फिर इंडस में मिल रही है। ठीक, जो कि जाके हमारे फिर अरेबियन सी में गिरती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा जो आर्टिकल था, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी के साथ में इन सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए, और हमारे नोटबुक IAS चैनल को देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए जितना हो सके आपसे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।